सियासत के अखाड़े में नेता हर रोज जहरीले बयानों के बाण छोड़ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी किसी की पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है। चुनावी दंगल में विकास की बात कोसों दूर चली गई है। सियासत के अखाड़े में नेता बंटवारे की दीवार खींचने में लगे हैं। जहरीले बयान देने वाले नेताओं को चुनाव आयोग का भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। जहर मुझे तीर आम आदमी में एक डर पैदा कर रहे हैं। सवाल है कि नेताजी क्या अब डरा के लेंगे वोट? इसी पर हमारी पहली बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। सही है बात कि नहीं सही? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पीलीभीत से सांसद और इस दफा सुल्तानपुर से पार्टी के उम्मीदवार मेनका गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 11 अप्रैल को मेनका गांधी सुल्तानपुर के सियासी मंच से मुस्लिम मतदाताओं पर हिसाब किताब लगा रही थी। तभी उनका प्रेम भी झलका और दर्द भी छलका। वोटिंग के करीब 1 महीने पहले ही मेनका ने दावा कर दिया कि वो चुनाव जीत चुकी हैं। अब तो आगे मुसलमानों को उनकी जरूरत पड़ेगी। सवाल ये है कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए, तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगा, तो हमारा दिल भी टूटता है, तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है। आपको बता दें कि मेनका गांधी के एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाले इस भाषण में कई कट्स हैं। मतलब वायरल करने वालों ने इसे एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला है और इस पर खूब सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने भी इस पर कमेंट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वोट हासिल करने के लिए वोटरों को इस तरह धमकाना क्या सही है? यह डेमोक्रेसी है या गुंडागर्दी? वोट के लिए जनता को धमकाने वाली मेनका गांधी अकेली नेता नहीं है। उन्नाव के सांसद और वर्तमान उम्मीदवार साक्षी महाराज ने तो मतदाताओं को धर्म की आड़ में धमकी दे डाली। सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है, और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी दृष्टि के पुण्य ले जाता है और अपनी पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं साफ शब्द बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की कृपा सुधरनी है। पुराने जमाने के जो हमारे योद्धा होते थे उनके साथ एक खास हथियार की बात की जाती थी, उसे कहते थे शब्द भेदी बाण। आजकल शब्द ही अपने आप में बाण का काम कर रहे हैं। और ये जो बयानबाजी हो रही है, ये किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसान है? लेकिन जाहिर सी बात है कि जब लोकतंत्र में इस तरह की बातें होती है तो सवाल उठने लाजमी है। हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पल्लवी शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता है। हमारे साथ बीडी नकवी साहब हैं, बीएसपी सपोर्टर है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी। इस बहस पर हम आगे बढ़ेंगे और सबसे बात करेंगे कि बयानबाजी आखिर उस पर लगाम क्यों नहीं लगती है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ नेताओं के विवादित बोल। घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है कि दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का। और जितने भी हिंदू और बौद्ध शरणार्थी आए हैं, सारों को ढूंढ ढूंढ कर भारत की नागरिकता देकर यहाँ के बासिंदे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के
लोगों को बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ये देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली अली चलाते हुए केवल एक हरा वायरस इस देश के बसने के लिए फिर से भेजना चाहते हैं। अली और बजरंग एक है, बजरंग अली दो दुश्मन की गली। अगर बोलने में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के बिना आप वोट कैसे डालवा सकते हैं? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं, इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। धार्मिक आधार पर किसी को अगर चेहरा दिखाने में आपत्ति तो मत वोट दीजिए। की शिकायत वहां पर आई थी कि जो लोग एक बार वोट दे चुके हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, और उनके में अगर कोई जाता है तो चेहरा दिखता नहीं है, कौन है कौन नहीं है। अगर किसी को शंका किसी पर होती है तो वह चेहरा देखने की आवश्यकता पड़ने पर चेहरा देख सकता है और चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो कोई कह रहा है अली, कोई कह रहा है बली, कोई कह रहा है जालिमों की ले लो बली। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसके नियम तो बनाए गए हैं लेकिन मान कोई नहीं रहा। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान का मैं आपसे तारुफ करा चुका हूं, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं अश्विनी जी, अश्विनी उपाध्याय जी। उपाध्याय साहब, इन नियमों को माना जाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया का जनसंख्या के मामले में मैं तो कहता हूं नंबर 1 पे आ चुका है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसमें कुछ लोगों की बातें इधर उधर भी हो सकती हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें इस तरीके की कोई बात की हुई? बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल पूरी तरीके से राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, इसी मुद्दे पे जा रहे हैं। और आपके चैनल पे मैं फिर से कहता हूं, जो भी यहां पे हमारे कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं, बसपा के लोग भी बैठे हैं, ये स्पष्ट कर दें, इस देश को जमाखोरी से मुक्त करना है कि नहीं, कालाबाजारी से मुक्त करना है कि नहीं। हम कहते हैं इस भारत में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, कालाबाजारी, महंगाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जमाखोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, काला धन बहुत बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात ये राष्ट्रवाद। हम अगर कहते हैं राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का मतलब एक राष्ट्र ध्वज, एक राष्ट्रगान, एक विधान, उसका समर्थन मैं भी करूंगा, लेकिन शब्दों की सीमा, मैं उसी बात पर आपके सामने आ रहा हूं। अगर ये सारे मुद्दे हैं तो फिर शब्द क्यों फिसल रहे हैं? पल्लवी, देखिए, इन्होंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, काला धन मुद्दा है, किसान का नाम लिया आपने? नहीं लिया, ये भूल गए, किसान भूल गए, महिला भूल गए, युवा भूल गए। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार और कालाधन सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपके लिए चलो मान लीजिए सिर्फ यही 2 बड़े मुद्दे हैं, 2014 में भी मोदी जी ने बहुत बड़ा इसको एक मुद्दा बनाया था, करप्शन को, आपको याद होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहते थे हर रैली में जाकर। तो आप इसी के बारे में बात कीजिए ना। आप क्यों नहीं अपनी रैलियों में आपके नेता इस बारे में बात कर पाते? यही 2 मुद्दे उठाइए। चलिए, छोड़िए किसानों को, छोड़िए युवाओं को, छोड़िए महिलाओं को, नहीं आपने उनके बारे में बात करनी। इसी करप्शन के बारे में बात कर लीजिए, काला धन के बारे में बात कर लीजिए। देश को बताइए 2014 में जो आपने एक जुमला फेंका था देश पे कि इतना काला धन वापस ले आऊंगा कि 15 लाख हर खाते में डल जाएगा, तो कितना आप ले आए? बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? हम यहाँ शब्दों बात करें, हम खुद शब्दों को संभालेंगे। पल्लवी, तर्कस में तो सभी के पास ही है। नकवी साहब, मायावती जी, सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के एक भी नेता का बयान आपने प्ले नहीं किया। कांग्रेस के किसी भी नेता ने, मैं गर्व से कहती हूँ, ना हिंदू मुसलमान, नहीं, बाल कितने साहब अभी सामने आते हैं, चुनाव प्रचार चल ही रहा है। नकवी साहब, मायावती जी ने सीधे सीधे मुसलमानों से अपील कर डाली। क्षमा चाहता हूं, तनवीर जफर साहब है मेरे साथ। जफर साहब, मायावती जी हैं, उन्होंने भी अपील कर डाली सीधे सीधे मुसलमानों से ही। देखिए,
चाहे मायावती जी की अपील हो, चाहे औरों की अपील जो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ये इस तरह की बोली चुनाव में नहीं होनी चाहिए। चुनावी भाषणों की एक मर्यादा होनी चाहिए और उस मर्यादा का पालन करने के लिए चुनाव आयोग होता है। उस चुनाव आयोग के हेड अलग अलग होते हैं। मुझे याद है मेरी नौकरी में कि जो वक्त मैंने शेषन साहब का देखा है, मैं समझता हूं ऐसा चुनाव आयोग का पालन, ऐसा टेरर आज तक कभी किसी के वक्त में नहीं हुआ। उस जमाने में कहा जाता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता या तो भगवान से डरता है या शेषन से डरता है, तो उसके लिए वो सिखाना जरूरी होता है, कड़े कदम उठाने होते हैं। उन्होंने कितनी चीजें कराई और आजकल मैं समझ रहा हूं कि, और मुझे इस बात की लग रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितना कार्रवाइयां चुनाव आयोग को करना चाहिए, मुझे लगता है उतनी नहीं हो रही हैं, और सख्ती से कार्रवाई करेंगे तो ये जो फिसली हुई जबानें हैं अपने आप फिसलना बंद हो जाएंगी। चलिए मनीष जी, आपके पास आता हूं। जफर साहब इलेक्शन ऑब्जर्वर रहे हैं, उन्होंने बहुत नजदीकी से इन चुनावों को देखा है। शेषन साहब के कार्यकाल का भी वो यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। मनीष जी, ये जो लगाम है, ये क्या जानबूझकर छोड़ी जाती है कि कुछ देर के लिए से ही वोटरों को उकसाया जा सके और बाद में पीछे हट जाया जाए? क्या नियम यहाँ पर रोक नहीं पाते इलेक्शन कमीशन के? देखिए, जैसा कि तमाम नेता करते हैं राजीव, एक तो आज ये है कि रामनवमी है और एक दल देश का राम राष्ट्र रक्षा संकल्प पत्र में उन्होंने खुद कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्यादाओं की सीमाओं के अंदर रहकर अगर जनता तक पहुंचे तो ये बेहतर होगा, जनहित में बेहतर होगा और लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। अब जहां तक बात की जाए कि आखिर नेता ऐसा करते क्यों हैं, नेता ये सोची समझी एक रणनीति के तहत करते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर ध्रुवीकरण करना हो, चाहे जाति का चाहे धर्म का, तो इस तरह के बोल लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचते हैं और लोग उसको ध्यान रखते हैं। और ये करने के पीछे केवल यही होता है कि वो एक समुदाय, विशेष समुदाय को टारगेट कर उन तक पहुंचकर अपने वोट बैंक को, आप ये समझिए कि उसकी किलेबंदी और घेराबंदी करते हैं। हालांकि वो ये नहीं समझते कि ये करने से न केवल महाभारत होगी बल्कि लोकतंत्र भी कमजोर होता है। अब जिस तरह से आप जहरीले बोल किए आपने राजीव, जो हमने लगातार कई साउंड बाइट्स दिखाई हैं, उसमें ये साफ दिखता है कि आखिर वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है। अगर आप याद करें, महाभारत भी केवल जुबान से हुई थी, वरना ये महाभारत नहीं होती। अश्विनी जी, संभलता आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ है, प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनको भी शायद इस बात का अंदेशा था कि चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि कहीं भी सुरक्षा बलों का उल्लेख नहीं करना है, लेकिन वो भी उल्लेख कर जाते हैं, हालांकि सीधे तौर पर नहीं, घुमा फिरा कर ही सही। देखिए, ये तो हमने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में उल्लेख किया हुआ है। देश की सेना का आधुनिकीकरण, देश की सेना को सशक्त बनाना, सेना के पराक्रम को और मजबूत करना, ये मुझे लगता है चुनावी मुद्दा नहीं है। इसको हमें चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव से तो वो लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो लगातार कह रहा है कि उल्लेख नहीं किया जाना है। नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है तो मैनिफेस्टो में क्यों जिक्र? मैं इसलिए कह रहा हूं ना, ये लोग मिसयूज तो वो लोग कर रहे हैं जो लोग। सवाल क्या था? सुन लीजिए प्लीज पल्लवी जी, बहुत मैं थोड़ा आप महिला हैं, थोड़ा बताएं। नहीं, महिलाएं तो क्या हुआ? सबसे बड़ी वकील है मनीष जी। मैं आपको ये पूछता हूं, हमने कहा है आर्टिकल 35A खत्म होना चाहिए, आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए। कांग्रेस बताए आर्टिकल 35A 370 उसकी क्या राय है? हम कहते हैं आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। देश की सभी महिलाओं को, चाहे वो हिंदू महिला, चाहे मुस्लिम की बेटी है, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी है, सभी बेटियों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आपकी सारी बात ये क्यों नहीं बोल रहे अश्विनी जी? हम कहते हैं अश्विनी जी, तो आप मुझे अश्विनी जी ब्रेक पर जाना अश्विनी जी, लेकिन आपकी सारी बातें मंजूर हैं। फिर ये नहीं मंजूर नहीं है, कांग्रेस को मंजूर नहीं है आपकी बात नहीं। मैं केवल कानून खत्म करना, 5 साल में कुछ नहीं करना। अश्विनी जी, 5 साल में आप लोगों ने, आपके पास बहुमत की सरकार थी, क्या किया आपने? राज्यसभा में हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसीलिए। अरे आप पहल तो करते। अरे मनीष जी, आप तो जानते हैं इन्होंने 3 तलाक का कानून नहीं बनने दिया। बार-बार हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, बार-बार हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा 3 तलाक पे। ये तो 3 तलाक का कानून नहीं बनने देते। इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 3 तलाक के समर्थन में खड़े हैं। इसलिए कह रहा हूं, देश में जो राष्ट्रवाद है, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद अश्विनी जी, पल्लवी, मैं यही बात कहना चाहता हूं, यही वो मुद्दे हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए था। आखिर इन मुद्दों से हटकर हम दूसरी बातों पर क्यों चले जाते हैं? जालिमों की बली, अली बली, ये सारी चीजें क्यों निकल कर आती हैं जानबूझकर? पहली बहस चल रही है
हम लगातार अपने साथी मेहमानों से बात कर रहे हैं। अभी 6 चरण यहां पर लगातार बाकी हैं जो एक के बाद एक होंगे। क्या शब्दों की मर्यादा बनी रहेगी या शब्द फिर एक बार फिसल कर सामने आएंगे? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, हम इन सबसे यही सवाल। जहरीले बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं, नियम कायदे हैं लेकिन उन्हें मानने को कोई तैयार नहीं बैठा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पल्लवी शर्मा है, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जफर साहब हैं जो फॉर्मर इलेक्शन ऑब्जर्वर है, हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी हैं और बीडी नकवी साहब जो कि बीएसपी के सपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे बातचीत में एक बात खास तौर पर अक्सर निकलकर सामने आती है कि तमाम बयानों पर केस दर्ज कर दिए गए, चुनाव आयोग को शिकायत दे दी गई या तमाम कदम उठा लिए गए। ये जो केस दर्ज होते हैं आखिर उसके बाद होता क्या है? क्यों ये बयान एक के बाद एक आते चले जाते हैं? क्या किसी को डर नहीं है या दांत आते चले जाते हैं? क्या किसी को डर नहीं है या दांत तेज ही नहीं है? जफर साहब, सीधे आपके पास ही आना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन, आप ऑब्जर्वर भी रहे हैं, आपने लंबी नौकरी की है, लंबा अरसा बिताया है। आखिर क्या हो गया है इलेक्शन कमीशन को? कहां कमी है कि बयान आते रहते हैं? अब देखिए क्या हो गया है इलेक्शन कमीशन को, इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फैक्ट यह है कि देखिए वही सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वही सेट ऑफ लॉ होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक हेड उसको किसी तरह से चलाता है, एक हेड उसको किसी तरह से चलाता है। आप चाहे इलेक्शन कमीशन पे आइए, चाहे हमारे जिले में आ जाइए, जिला लेवल जो है कि वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हीं कानूनों में क्या कर देता है जो और नहीं कर पाते, वही पुलिस का जो कप्तान एसपी किस तरह से फॉलो करता है कानून को, किस तरह से बदमाशों की धरपकड़ करता है, वो किस तरह से अपना टेरर क्रिएट करता है। जफर साहब, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। देखिए, अगर एक उम्मीदवार है उसने कुछ गलत बयानी की तो कहा जाता है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। इसके बाद क्या होता है? ये मामले इतने सारे हर बार दर्ज होते हैं, होता क्या है उसमें? वैसे अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन के पास पेनल प्रोविजंस नहीं है ज्यादा, मगर उसको वो उससे चुनाव से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन 5 साल की रोक लगा सकता है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, करने के बहुत पावर्स हैं। इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल शेषन साहब ने किया था। मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूं कि क्यों उनके वक्त में वायलेशंस नहीं होते थे। ये दहल थी। एक इंस्टीट्यूशन की एक डर भी होना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, भय बिन होए ना प्रीत जी, तो वो भय होना बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में, चाहे वो पॉलिटिशियंस में हो चाहे समाज में हो। जफर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि ये भमोड़ तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता। आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ 2 वकील भी हैं राजीव, दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे ख्याल से इसमें जो मुझे मेरे स्मरण में याद आता है, अश्विनी उपाध्याय, आपने लगभग 20 से 25 PIL की है जनहित याचिका, और चूंकि ये मसला जनहित से जुड़ा हुआ है, आपकी किसी भी PIL पर क्या ठोस कोई नतीजा या कोई फैसला आया? देखिए, एक मैंने PIL किया था मनीष जी कि ये जो नेताओं के मामले, चूंकि आपने कहा कि रिपोर्ट तो होती है, केस दर्ज होता है, लेकिन आगे होता क्या है, तो फैक्ट ये है कि 20-20 साल ये मुकदमे चलते थे। इसीलिए मैंने एक PIL किया सुप्रीम कोर्ट में कि इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाइए और जो विधायक और सांसद हैं इनके जो केसेस है इसको आप 1 साल के अंदर डिसाइड करिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया है। सभी पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाई जा रही है और इसको डे टू डे हियरिंग पे लिया जा रहा है, जिससे हर जल्दी इसमें फैसला हो। लेकिन ये जहरीले बोल और ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है, क्या इस पर आप कोई PIL करेंगे? मैं आपको उसका पहले जवाब दे दूं, और आपको ध्यान भी होगा, इसीलिए पहले जो सुनंदा पुष्कर वाला केस 2-3 साल से डेट नहीं पड़ रही थी, या जो नेशनल हेराल्ड का केस 3 महीने 4 महीने के बाद डेट पड़ती थी, हर हफ्ते उसकी सुनवाई होती है। और दिल्ली में भी पटियाला हाउस कोर्ट में 2 स्पेशल कोर्ट बना दी गई है, जहां नेताओं सांसदों के मामले डे टू डे हियरिंग पे हैं। आपको ध्यान होगा, इसीलिए केजरीवाल जी ने सभी नेताओं से माफी मांग लिया। अश्विनी जी, मानहानि किया। अश्विनी जी, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। एक लेमैन की तरह आपसे पूछना चाहूंगा, एक केस दर्ज होता है गलत बयानी पर, गलत बयान देने पर, लोगों को उकसाने पर, धर्म जाति तमाम चीजों का डर दिखाकर उस पर मामला दर्ज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, जो मनीष जी क्या कुछ हुआ अभी तक? कभी देखिए, मैंने एक PIL और फाइल किया कि ये जो हेट स्पीच, इसको इनफैक्ट इसको हेट स्पीच एक कैटेगरी में रखा जाता है कि जो हेट स्पीच है इस पे भी तत्काल इस पे सुनवाई हो। हमारे देश में जो सिस्टम वही है कि आपको सजा कोई नहीं दे सकता, सजा आपको केवल कोर्ट ही दे सकती है। तो कोर्ट मान लीजिए एक बार आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया, अब पुलिस उसमें चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है, चार्जशीट फाइल कर रही तो वहां पे लगातार 4 साल 5 साल तक केस चलता जा रहा है। उसका जो तरीका यही कहा हमने
कि 1 साल जिस दिन चार्जेस फ्रेम हो जाए उसके 1 साल के अंदर फैसला हो जाए। चलिए पल्लवी भी साथ में जुड़ गए। पल्लवी, इसका मतलब ये चीजें चलती रहेंगी। राजीव, एक और मजे की बात है अश्विनी जी, इस डिबेट की एक और मजे की बात है, हमारे पास पूर्व जज है, हमारे पास पूर्व चुनाव ऑब्जर्वर है और 2 अधिवक्ता है जो दोनों अपने पार्टी की दलील भी रख रहे हैं। मनीष जी, मैं उसमें एक तो जो लोग यहाँ पे हमारे देश में हैं, जो क्रिमिनलाइजेशन का सिस्टम है, जब तक इस देश में 3-4 चीजें नहीं होंगी, और उसके लिए मैं लड़ भी रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से लड़ रहा हूं। एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो लोग कन्विक्टेड हैं, इनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर तब तो बयान चलते रहेंगे क्या? तब तक ये समस्या रहेगी और ये बहुत जल्दी इसका फैसला आने वाला, सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला। ये बात कर रहे हैं, नहीं फैसला आ चुका है उसमें, सेक्शन 8 आप रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें फैसला आ चुका है, वो जजमेंट स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। नहीं, केवल चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन है, पार्टी बनाने पर नहीं है। हो क्या रहा है मनीष जी, एक व्यक्ति जो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता वो पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, यानी वो दूसरों को चुनाव लड़वाएगा। जैसे लालू है, लालू चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन लालू डिसाइड करेंगे कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। लेकिन वो व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन तक हो सकता है ना सर, और वो कैंडिडेट कंटेस्ट ही नहीं कर सकता, तो वो पार्टी बनाए या नहीं बनाए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ, एक महत्वपूर्ण बात जो आपने सवाल पूछा सबसे, देखिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स है। जब एमसीसी इम्पोज हो जाता है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाजाब्ता उसके पास पावर्स है। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ, 17 मेमोरेंडम दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसमें हमने बहुत मुद्दे उठाए, जैसे लातूर की स्पीच है प्रधानमंत्री की, या फिर वो जो रेलवे में आप देख रहे थे वो चाय के कप पे लिखा था मैं भी चौकीदार, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमने उठाए, नमो टीवी का मुद्दा भी उठाया। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था? इलेक्शन कमीशन या तो फाइन इंपोज कर सकता था, बिल्कुल उसके पास पावर्स हैं, जो यहाँ एफआईआर तक फाइल करने का पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और एफआईआर वो आईपीसी की जिस धारा के तहत फाइल करता है, फिर वो प्रोविजन उस पर लागू हो जाता है। मान लीजिए जैसे 153A है आईपीसी का, जो कहता है कि पब्लिक हार्मनी को या जो शांति बनी है उसको आप भंग करने की कोशिश करेंगे, जैसे आदित्यनाथ के बयान से हो सकती थी, तो इलेक्शन कमीशन बाकायदा एफआईआर फाइल कर सकता था आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने उनको एक चेतावनी का नोटिस भेजा, तुम्हारा मत कीजिए। उससे हुआ क्या वो भी समझना जरूरी है कि उससे हुआ क्या। उससे हुआ ये कुछ दिन बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने वही बयान दोबारा दोहरा दिया। जी बताएं। मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, मुझे नहीं पता आपने कहां से पढ़ लिया। इलेक्शन कमीशन के पावर्स के एफआईआर फाइल करने का बिल्कुल राइट नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे चीफ ऑब्जर्वर बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, कमीशन के पास बिल्कुल पावर नहीं है एफआईआर फाइल करने का। अश्विनी जी, मैं बीडी नकवी साहब के पास जाऊंगा, मैं बीडी नकवी साहब के पास जाऊंगा, फॉर्मर जज हैं और बीएसपी के सपोर्टर भी हैं। नकवी साहब जिस बात पर अभी पूरा मामला, पूरी बातचीत फंसी है, उसको भी आप यहाँ पर सामने सिलसिलेवार रख सकते हैं और बताएं कि हमको असलियत इस जगह क्या है। और दूसरा ये कि यह गलत बयानी आखिर कब तक जाएगी? इलेक्शन अगर ऐसा ही होता रहा तो वोटर को तो बस भ्रमित ही किया जाता रहेगा। आप पार्टी के समर्थक नहीं, एक जुडिशियस तरीके से पूर्व जज की हैसियत से समझाएं। जी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कहूंगा। देखिए मसला यह है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी इवॉल्व हो रही है और हमारे इलेक्शन कमीशन जो रूल्स है, जो इलेक्शन कमीशन भी इवॉल्व हो रहा है, नेसेंट स्टेज में है डेमोक्रेसी, और ये बिल्कुल क्राइसिस है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से हैंडल कर रहे चीजों को। जहां तक एफआईआर कराने का सवाल है, जहां तक खुद एक्शन लेने का सवाल है, मेरी ये बिल्कुल राय है कि इलेक्शन कमीशन हर एक्शन ले सकता है, बहुत ही इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो खुद भी डिमांड कर सकता है, खुद एक्शन ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए, एक प्रोसीजर चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने नोटिस दिया और अभी एक्शन ले लिया। हमारे यहाँ राइट ऑफ हियरिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी इंसान का कि इसके खिलाफ एक्शन प्रपोज हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये क्राइसिस है कि इलेक्शन अभी हो रहा है, अभी नोटिस दिया गया और उसको टाइम लगेगा जब तक वो इलेक्शन पूरा हो जाएगा। इसको हमें निपटना होगा। आइंदा हमें अमेंडमेंट करने होंगे कानून में, हमें स्ट्रिक्टर एक्शन देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो हमारी बॉडी है, वो कितनी ईमानदारी से काम करती है, ये उसका इम्तिहान है इलेक्शन के दौरान। कितना ये क्राइसिस है जी। चैनल पे या तो शायद नकवी साहब मायावती जी पे क्या एक्शन होना चाहिए?
देखिए ऐसा है, इलेक्शन कमीशन प्रपोज करेगा, आप मुझसे नहीं, आपको क्या लगता है? नोटिस हुआ, आपको क्या लगता है? जी देखिए, जो आदित्यनाथ पे एक्शन होगा वो ही मायावती जी पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए दोनों को एक ही तरह से आप तोले। यानी कहने का मतलब नकवी साहब की केवल सफाई देने के बाद छोड़ दिया जाएगा और ये चीजें चलती रहेंगी। सवाल यहीं पर आकर नकवी साहब अटक जाता है कि आखिर ये चीजें कब तक चलती रहेंगी। देखिए तनवीर जफर साहब को बीच में लाना चाहूंगा। नकवी साहब, बहुत मैं विनम्रता से कहता हूँ, आपका राष्ट्रीय चैनल है, मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट, मेरी टोटल प्रैक्टिस केवल आरपीए पे है, मैं केवल इलेक्शन से रिलेटेड केसेस लड़ता हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन में 1 रुपए की पेनल्टी ठोक सकता है, न इलेक्शन कमीशन एफआईआर करा सकता है। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज, मुझे नहीं पता आपने कहां से पढ़ा हुआ है। आप मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का एक लाइन दिखा दीजिए जहां इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है। इलेक्शन कमीशन केवल वार्निंग दे सकता है बस। जहां तक ये जो हेट स्पीच होते हैं, इसके लिए जो वहां और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वही लोग जाके एफआईआर कर सकते हैं, वही लोग वहां पे कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन केवल और केवल, इलेक्शन कमीशन केवल और केवल, अरे आप कोई मीडिया दे रही होंगे ना, केवल आप मीडिया दिखा रहे हो। उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण जब इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल की, अब रुक जाइए, देखिए, Chief Electoral Officer of Gujarat on Wednesday, December 13, filed an FIR against a Gujarati television channel that aired interview of Rahul Gandhi during Model Code of Conduct. हिंदी में बताइए। Chief Electoral Officer गुजरात के दिसंबर 13 को, मैं बता रही हूँ किसके खिलाफ फाइल किया, किसके खिलाफ? टीवी चैनल्स के खिलाफ। मैं यही तो कह रहा हूँ, कैंडिडेट के खिलाफ नहीं कर सकता भैया, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर आपने कहा, आपने आपको कह रहा हूँ, इधर उधर कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है एफआईआर फाइल करने का, ये कहा नहीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केवल फाइल कर सकता है, बाकी लोगों के खिलाफ, वो मैं कैंडिडेट खिलाफ तनवीर साहब, जफर साहब, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीईओ बन जाते हैं। पल्लवी, आपकी भी बात सामने आ गई, अश्विनी भाई की बात सामने आ गई। तनवीर साहब, अब आप यहाँ पर बताएं कि स्थिति क्या है। मुझे रिप्रेजेंटेशन आरपीए का मुझे वो सेक्शन बताइए जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो पेनल्टी ठोक सकता है, फाइन ठोक सकता है और केस दर्ज कर सकता है। बताइए। आप मेरी भी बात सुन लें। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, कोई अफसर जो है जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। जिसके जिले में वायलेशन हो रहा है वो डीएम डीईओ चुप क्यों बैठा सुनता रहता है, इस बात का इंतजार क्यों करता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके इलेक्शन कमीशन में शिकायत करें? बिकॉज डीएम के 3 रोल होते हैं उस वक्त, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी है और रिटर्निंग ऑफिसर भी है जी। वो तो 3 इन 1 है, उसको किसने रोका है एफआईआर करने को? देखिए, मुझे तो ये लगता है साहब, ये है सियासत वाले, ये कभी किसी के नहीं होने वाले। ये आप मान के चलिए कि ध्रुवीकरण करने के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल राजीव लगातार होता रहेगा। और ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, ये केवल और केवल एक टूथलेस टाइगर की तरह जो चिंगाड़ेगा, भंबोड़ेगा, लेकिन काट नहीं सकता। आपका जो अब तक का अनुभव है, आपको लगता है ये चीजें रुक जाएंगी, रुक सकती है कभी? कोई सेशन आ जाएगा? मेरे ख्याल से सेशन लेकिन एक कार्यकाल के लिए आएंगे। वो परिपाटी आगे चल पाएगी क्या, इसकी बात या इसकी गारंटी कौन देगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो देश चलाते हैं, यही अगर मर्यादा में, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कसम खाकर कहते हैं, अगर उसी मर्यादा में रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र लगातार मजबूत होगा। नहीं, मनीष जी ने बार-बार भगवान राम का नाम लिया है। आदित्यनाथ ने एक बयान दिया मोदी जी की, बहुत संक्षेप में बताइए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नोटिस भेजा, भाई दोबारा मत कीजिएगा। आदित्यनाथ ने वापस सीना ठोक कर कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। अब आगे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अश्विनी भाई, अगर कार्रवाई करते तो 2 दिन बाद मुख्तार अब्बास नकवी को ये हवा नहीं मिलती दोबारा वही बयान सुनाने की। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, इलेक्शन कमीशन केवल यही कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ गलत किया, आईपीसी में प्रोविजन है, जो वहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या जो और किसी को लगता है, आपको क्या लगता है? मैं आपको क्या कहता हूं, किसी को अगर आपत्ति है उनके बयान से, बाकायदा वो जाके एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, यही एक गैप है, यही एक वैक्यूम है। मुझे लगता है उस वैक्यूम को फिल करने की भी जरूरत है। आप ये मानते हैं इंडिया न्यूज की बहस में कि इस तरह की बदजुबानी बंद होनी चाहिए? बिल्कुल। मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बिल्कुल साफ है, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्रगान, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक और एक जुबान, एक जुबान, अच्छी जुबान, बिल्कुल बिल्कुल सत्य जुबान, अच्छी जुबान। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, सभी पार्टियों से कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो, आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आप दोहरा चरित्र मत अपनाइए, आप अलगाववादियों के साथ खड़े मत होइए।
कश्मीर की समस्या का मूल कारण जी, कश्मीर की समस्या का मूल कारण आर्टिकल 35 या 370 है। चलिए आप मुद्दों से इतर जा रहे हैं। मैं जुबानी जंग की बात कर रहा हूं लगातार। हमें शब्दों की मर्यादा बना के रखनी होगी। अगर शब्द नहीं संभले, शब्द नहीं सुधरे तो उसका जो असर है वो आगे तक जाता है और झेलना पड़ता है। एक और छोटी बात मुझे ऐसा लगता है, बोली जो होती है गोली से ज्यादा काम करती है और बचे 6 चरण के जो मतदान है, मुझे ऐसा लगता है शायद नेताओं का आचरण बेहतर हो। जी हाँ, आचरण बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ पहली बहस में फिलहाल इतना ही। हम तो सभी तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बदजुबानी, ये शब्द रुकेंगे, बंद होंगे। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त